मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल किए थे। आज उसी ऑर्डर में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v1 एंड द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v2। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति किसी सीधी रोड पर प्रथम आधी दूरी को v1 वेग से और द्वितीय आधी दूरी को v2 वेग से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक डिस्टेंस है, मान लिया कि उसकी जो दूरी है वो x है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x/2, इसी तरह से ये भी डिस्टेंस हो जाएगी x/2। कह रहा है कि पहले आधे डिस्टेंस को v1 वेग से और दूसरे आधे डिस्टेंस को v2 वेग से ट्रेवल करता है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि x हमारी है और मान लिया कि a से c ये जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में लगा समय t1 है और c से b में जो लगा समय है वो t2 है। तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2। इस तरीके से x t1 को हम कह सकते हैं x अपॉन 2v1, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल से, ये आ गया प्लस x अपॉन 2v2, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2v1 v2 और यहां पर आ जाएगा हमारा x v2 प्लस x v1। इस तरीके से एवरेज स्पीड हो जाएगी x अपॉन ये 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा x ब्रैकेट में v1 प्लस v2 और ये कैंसिल। इस तरीके से हम देखते हैं इसका आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था। क्वेश्चन देखते हैं। A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter. कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है, एक समान वेग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ब्रिज जिसकी लंबाई 850 मीटर है को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारी कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और ये जिस रास्ते पे चल रही है स्ट्रेट रोड पर, वहां पर एक ब्रिज है। मान लीजिए कि ये हमारा ब्रिज है जिसकी लंबाई 850 मीटर है। तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला हमें सिंपली वही यूज करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे दो डिस्टेंस दे रखी है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी हमको डिस्टेंस लेनी है। और एक चीज और हम देख रहे हैं कि स्पीड हमारी दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये डिस्टेंस मीटर में है तो हम स्पीड को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बिना कन्वर्ट किए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जो स्पीड हमारी है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम
45 इंटू 5/18 कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो v है वो आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब समझ लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये हमारी कोई ट्रेन है जो 150 मीटर है, 150 मीटर है, और ये ब्रिज हमारा 850 मीटर है जिसको क्रॉस करना है। सबसे पहले ट्रेन यहाँ ऐसे चलते चलते यहाँ आएगी। अब इसने इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। अब ये इस तरीके से चलेगी, तो यहां से उसने ट्रेवल करना शुरू किया, और जब वो यहां पर पहुंचती, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब इसने इसको क्रॉस करना शुरू किया और जब ये यहां पर पहुंची, तो इसके इस स्टार्टिंग पॉइंट ने, ट्रेन के इस स्टार्टिंग पॉइंट ने कुल डिस्टेंस ट्रेवल की 850 मीटर, लेकिन अभी ये ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाई है। जब ये इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी, तब हम कहेंगे कि ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस कर गई है। इट मींस कि इसको क्रॉस करने में ये पॉइंट हमारा 850 मीटर जो ब्रिज की लेंथ है, और अपनी लेंथ जो है 150 मीटर जो ये लेंथ है ट्रेन की, वो टोटल ट्रेवल करेगी। इट मींस कि जो हमें डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस हमें लेना है 850 प्लस 150 मीटर, एंड जो स्पीड हमने निकाली थी वो स्पीड हमारी थी 25/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणे 2/25। तो इस तरीके से आ जाएगा 80 सेकेंड। इट मींस कि ये जो ट्रेन है वो इस ब्रिज को पार करने में 80 सेकेंड लेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी डिस्टेंस लेनी है, और हम ट्रेन की डिस्टेंस इसमें, लेंथ इसमें क्यों जोड़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, if a body moves such that it travels equal distance in equal time interval, then it is said to be in uniform motion। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि वह समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, असमान गति होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करने लगता है और उसकी गति जो है वो एक समान गति हो जाती है, क्योंकि वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का जरा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जैसे कोई बॉडी है, फर्स्ट 2 सेकेंड में वो 4 मीटर चल रही है, अगले 2 सेकेंड में वो 4 मीटर चल रही है, और फिर अगले 2 सेकेंड में वो 4 मीटर चल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम टाइम इंटरवल में बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस सेम है। इट मीन्स कि जो बॉडी का मोशन है
वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इट मींस इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि अगर टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस हमारी अलग अलग हो जाएगी। सपोज दैट कि ये 2 सेकंड में 4 मीटर चलता है, अगले 2 सेकंड में 6 मीटर चलता है और अगले 2 सेकंड में 8 मीटर चल रहा है। या एक केस और हो सकता है, इसमें 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है कि समान समयांतराल में असमान दूरी तय करें, या हो सकता है कि जो दूरी समान हो लेकिन लगने वाला समय हमारा अलग अलग लगे। तो ये दोनों तरीके की गति जो है वो असमान गति हुई। यदि समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है तब भी, और यदि असमान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तब भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण या एक्सीलरेशन। जब हम बाइक लेके रोड पे निकलते हैं या हम अपनी कार में गति करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा रोड खाली है तो हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं। हम कार के या बाइक के एक्सेलरेटर को पुश करते हैं, जिससे उस पर एक फोर्स काम करता है इंजन के द्वारा, जिससे उसका वेग जो है बढ़ जाता है या उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो एकांक समय में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या सिंपली टाइम भी कह सकते हैं। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो गया मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल सेकंड हो गया। तो इस तरह से इसकी यूनिट हम देखेंगे वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इसी में हमारा एक नेक्स्ट डेफिनेशन है रिटार्डेशन। या हिंदी में उसे हम मंदन कहते हैं। अब जैसे हम रोड हमारी साफ थी, भीड़ कम थी, तो हम अपनी बाइक या कार को काफ़ी तेज़ी से चला रहे थे। फिर हम अचानक देखते हैं कि एक जगह पर भीड़ मिल जाती है, तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है। अब स्पीड कम करने के लिए हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, हम पुश करते हैं बटन को, जिससे हमारी स्पीड जो है कम हो जाती है। गाड़ी पर एक निगेटिव फोर्स, हमारी गाड़ी पर एक निगेटिव फोर्स, एक जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसके अपोजिट एक फोर्स काम करने लगता है। और इस फोर्स का ये रोल होता है
कि वो बॉडी की वेलोसिटी को समय के साथ घटाता है, और इस ऋणात्मक त्वरण को, इस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसका भी फार्मूला सेम होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर हम यहां पर कहें कि हमारी वेलोसिटी पहले u थी और बाद में v हो गई, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस u। और मान लिया कि ये जो प्रक्रिया हुई है, वेलोसिटी चेंज होने में जो समय लगा है वो t टाइम लगा है, पहले टाइम 0 था फिर t लगा है, तो ये आ जाएगा v माइनस u अपॉन t। और एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। और अगर रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, रिटार्डेशन के केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी u तो ज्यादा रहेगी और बाद में जो होगा v वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रिटार्डेशन में v इज लेस देन u, तो एक्सीलरेशन हमारा जो है वो नेगेटिव रहेगा, त्वरण की वैल्यू ऋणात्मक आती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए और व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू क्लास।